प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है सिविल बूस्टर जो बुक आता है ना, इसका हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है बायोंसी एंड फ्लोटेशंस, लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम एंड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो ये 3 टॉपिक्स हमारा होने वाला है, या कह सकते हैं कि इस बुक का 3 चैप्टर्स आपका डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो है इसका जो चैप्टर 1, 2, 3 था वो मैंने डिस्कस कर लिया था, जिसमें बेसिक मेजरमेंट कैसे करते हैं, प्रेशर का है ना, कब फोर्स लगता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सभी चीज़ें हमने जो है बेसिक चीज़ें जो है पढ़ा था। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस सिविल बूस्टर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका परचेज़ करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दिया हूं। वहां से आप इस बुक को क्या कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। ये जो बुक है क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ओके, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। कंप्लीट डिस्कशंस होने वाली है, सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली, चाहे आप स्टेट का जेई एग्ज़ाम दें, चाहे आप सेंट्रल का जेई एग्ज़ाम्स दें। और अभी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्विक रिवीजन के लिए। ओके, क्योंकि वीडियोज़ आप हर समय बार बार देखिएगा, अच्छी बात है, लेकिन टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आप बुक परचेज़ कर लेते हैं और उसको आप रिवाइज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और आपको एक हैबिट भी बना रहेगा कि नहीं, मुझे बुक पढ़ना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑफ बायोंसी एंड फ्लोटेशंस। तो इस चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी भी लिक्विड में डाला गया है ना, तो वो बॉडी या तो पूरा का पूरा डूब जाएगा या फिर कुछ पार्ट उसका जो है डूबेगा, है ना। जब भी उस पर पानी में या कोई भी लिक्विड में रखा जाएगा तब, तो जब वो डूबेगा, है ना, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा या जो भी उसका वेट होगा, जब वो लिक्विड में रखा जाएगा जो ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का जितना भी वेट होगा उतना ही पानी वो क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। मतलब जितना उसका वेट रहेगा या वॉल्यूम रहेगा उतना ही पानी वो क्या करेगा, हटाएगा किसी भी कंटेनर्स में, या जहाँ पे भी उस बॉडी को रखेंगे तभी जो है जाकर उस जगह पे ही वो बॉडी सेट होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि when a body is wholly or partially submerged in a liquid, then the vertical upward force acting on the body called buoyant force, जो कि इक्वल होता है weight of liquid displaced by the immersed part of the body। जो भी बॉडी का इमर्ज्ड पार्ट है लिक्विड में, चाहे वो पूरा डूबा हो चाहे वो आधा डूबा हो, तो आधा अगर डूबा हुआ हो तो उसका जो वेट है, या फिर जो पूरा डूबा हुआ हो उसका जो वेट है, वो जितना उसका वेट रहेगा, है ना, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, वर्टिकल अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको बुओयंट फोर्स कहते हैं, है ना। और वहाँ से जो पानी डिस्प्लेस होगा वो उतना ही होगा जितना उस बॉडी का वॉल्यूम होगा, उतना ही वॉल्यूम का पानी भी जो हमारा डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होगा उसके बराबर होगा बुओयंट फोर्स, या जो भी वेट ऑफ लिक्विड है वो उसके इक्वल आपका आएगा। जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस है ऑफ बुओयंट फोर्स इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोंसी। उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बायोंसी जो है कहते हैं। जो बायोंट फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी के। जब कोई शिप मूव करता है सी वाटर पे तो वो आसानी से मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो रिवर में जाएगा, है ना, जैसे ही सी वाटर से शिप रिवर में जाएगा वो क्या करेगा, एक्सपेक्टेड टू सिंक अ लिटिल। मतलब सी वाटर में वो अच्छे से चल रहा था बिना सिंक किए हुए,
लेकिन जैसे ही वो रिवर वाटर में जाएगा वहाँ पे वो हल्का डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का लिटिल सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वाटर का सी में और जो डेंसिटी है वाटर का इन रिवर में, वो दोनों अलग अलग है, जिसके कारण से थोड़ा सा सिंक आपका रिवर वाटर में देखने को मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन कहता है कि एक बॉडी है जो कि फ्लोट करता है लिक्विड में, इफ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इट्स इमर्ज्ड पार्ट। जो भी इमर्ज्ड पार्ट है लिक्विड में बॉडी का, उसका जो वेट है और जो वेट है बॉडी का, वो दोनों ही इक्वल हो जाए, तभी जाकर जो है बॉडी क्या होगा? फ्लोट करेगा। तो फ्लोट करने का दो कंडीशंस होगा, या तो पार्शियली फ्लोट करे या फुल्ली इमर्ज्ड होकर फ्लोट करे, और एक तीसरा कंडीशन होता है कि आपका पूरा का पूरा पार्टिकल इमर्ज्ड हो गया लेकिन वो सिंक भी हो गया, अंदर जाके तल्ली में जाके बैठ गया, है ना, जो बॉटम पार्ट होता है लेवल का वो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मान लो कि ये बॉडी है ना आपका, और यहाँ पे CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, ये कंटेनर है जिसमें पानी रखा गया है और इसमें ये फ्लोट कर रहा है। तो स्मॉल h इज इक्वल टू GM इंटू एच होगा, है ना, GM इंटू एच होगा। यहाँ पे जो कैपिटल H है ये होल लेंथ है बॉडी का, कि कितना उसका डेप्थ या लेंथ है वो, और स्मॉल h जो है वो h है जो बताता है कि कितना पार्ट ऑफ बॉडी इमर्ज्ड है, मतलब पानी में डूबा हुआ है। ओके। B जो है आपका सेंटर ऑफ बायोंसी होता है एट ए डिस्टेंस ऑफ h/2 फ्रॉम बेस ऑफ सिलेंडर, और CG जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल h/2 फ्रॉम द बेस ऑफ सिलेंडर, और GM जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, जो कि हमेशा कम होता है 1 से। लीनियर स्टेबिलिटी। लीनियर स्टेबिलिटी व्हेन अ स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी सेट्स अप अ रिस्टोरिंग फोर्स, देन बॉडी इज इन लीनियर स्टेबिलिटी, है ना। जब कोई स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का और वो एक सेट करता है रिस्टोरिंग फोर्स को, तो उस कंडीशन में बॉडी को हम लोग मान लेते हैं कि वो लीनियर स्टेबिलिटी में है, यानी लीनियरली वो क्या है? स्टेबल है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब एक देखा जा रहा है कि आपका लीनियरली क्या है? आपका स्टेबल है। दो तरीके का बॉडी आता है, एक सबमर्ज्ड बॉडी आता है और एक आता है फ्लोटिंग बॉडी। सबमर्ज्ड बॉडी जो कि हमारा रिमेन्स इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है कौन? सबमर्ज्ड बॉडी। लेकिन जो फ्लोटिंग बॉडी होता है रिमेन्स स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल नहीं होता है, स्टेबल होता है अगेंस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में। कब? जब बॉडी फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है सरफेस पे वाटर के, तब। रोटेशन स्टेबिलिटी। रोटेशन स्टेबिलिटी क्या होता है कि व्हेन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेट किया जा रहा है और उसमें रिस्टोरिंग कपल आपका इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उस कंडीशन में जो स्टेबिलिटी होगा उसे हम लोग रोटेशनल स्टेबिलिटी कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे होगे कि ये एक पार्टिकल था, इसको जो है रोटेट किया गया है, तो यहाँ पे आपका जो है कपल रिस्टोरिंग हो रहा है। तो G जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और B जो है बायोंसी ऑफ सेंटर ऑफ बायोंसी आपका है, और FB जो है ये वॉयेंट फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा है, और नीचे की ओर जो है वेट आपका लग रहा है, जो भी उस पार्टिकल का वेट है वो। तो यहाँ पे सबमर्ज्ड बॉडी एंड आपका फ्लोटिंग बॉडीज़ के बीच में अगर बात किया जाए तो जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है वो
कब होगा? जब सबमर्ज्ड बॉडी में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिलो आ जाए सेंटर ऑफ बायोंसी के, तब, ठीक है। और फ्लोटिंग बॉडीज़ में जो एम है, एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटा सेंटर को। एम क्या रिप्रेजेंट करता है? मेटा सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। वो ऊपर हो, किससे ऊपर हो? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो उस कंडीशन में बायोंसी मेटा सेंटर ज़्यादा होगा बायोंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और जी एम यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर जो होगा या मेटा सेंट्रिक का हाइट जो हमारा होगा इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी माइनस बी जी, जो कि पॉजिटिव आएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एवव होता है सेंटर ऑफ बायोंसी से। फॉर सबमर्ज्ड बॉडी, फ्लोटिंग बॉडीज़ में मेटा सेंटर जो है वो बिलो आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो बी एम जो है वो कम होगा बी जी से, है ना। बी एम जो है वो कम होगा बी जी से, तो मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम इज इक्वल टू एम बी माइनस बी जी, जो कि निगेटिव हमारा आएगा। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ बायोंसी है वो दोनों एक साथ कोइंसाइड करेगा सबमर्ज्ड बॉडी में, और फ्लोटिंग बॉडीज़ में मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब कि जो मेटासेंट्रिक हाइट है वो इक्वल टू 0 आएगा। क्या आएगा? इक्वल टू 0 आपका आएगा। तो मेटा सेंटर एम वैसा पॉइंट होता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन का जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायंट फोर्स होता है बिफोर एंड आफ्टर द रोटेशन। तो जी एम इज द मेटासेंट्रिक हाइट और जी एम इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी होता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, है ना, ये एम हो गया, ये बी हो गया, ये जी हो गया, तो यही आपका बता रहा था। तो यहाँ पे बी एम इज इक्वल टू होता है आई बाई वी। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ टॉप व्यू ऑफ द इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके। और वी जो है वॉल्यूम आपका हो गया। लार्जर द मेटासेंट्रिक हाइट, जितना ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा और कंफर्ट हमारा कम होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, इफ़ द फ्लोटिंग बॉडी ऑसिलेट, अगर जो फ्लोटिंग बॉडी है वो ऑसिलेट कर रहा है, then its time period of traverse oscillation with respect to meta center is given by t is equal to 2 pi into a square root m kg का square by w into gm is equal to 2 pi into a square root kg का square by gm into small g। यहाँ पे कैपिटल kg जो है ये आपका रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर और W जो है वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी आपका होता है, और स्मॉल g जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका होता है। लार्जर द टाइम पीरियड, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतना ही ज़्यादा कंफर्टनेस महसूस होगा पैसेंजर्स को। फॉर कार्गो और मर्चेंट शिप के लिए जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है वो 0.5 to 1 मीटर होता है। कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी बोथ कंसिडर किया जाता है। फॉर पैसेंजर शिप के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसमें जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है वो लेस देन 0.5 to 1 मीटर होता है फॉर मोर कंफर्टेबल। एंड बैटल शिप में जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है वो 1 to 1.5 होता है। स्टेबिलिटी इन प्राइम कंसिडरेशन, है ना। इसमें क्या होता है कि हम लोग स्टेबिलिटी को ज़्यादा कंसीडर करके चलते हैं। मूवमेंट ऑफ शिप, मूवमेंट ऑफ शिप, तो मूवमेंट ऑफ शिप में इफ़ शिप इज सेफ, अगर शिप जो है सेफ है इन रोलिंग इट मस्ट बी सेफ इन पिचिंग। अगर रोलिंग में सेफ है तो पिचिंग में भी सेफ उसको होना चाहिए। तो ये जो वाई एक्सिस है यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके लॉन्ग अगर रोटेट कर रहा है तो उसको रोलिंग कहेंगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर रोटेट कर रहा है तो उसको पिचिंग कहेंगे या एक्स एक्सिस को ट्रावर्स एक्सिस कहते हैं। और जेड एक्सिस के लॉन्ग अगर कोई रोटेशन हो रहा है तो उसको एविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एविंग कहते हैं। अगला जो चैप्टर्स है वो है आपका लिक्विड इन रिलेटिव इक्विलिब्रियम, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम लोग
देखते हैं और जानेंगे। तो देखो, व्हेन अ लिक्विड इज कंटेन्ड इन ए मूविंग कंटेनर, अगर लिक्विड को मूविंग कंटेनर में रखा जाता है, देन इट बिहेव्स लाइक एज ए रिजिड बॉडी, तो वो रिजिड बॉडी के तौर पे बिहेव करेगा। लिक्विड इज मूविंग बट नॉट फ्लोइंग, है, लिक्विड मूव करेगा लेकिन फ्लो नहीं करेगा। फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई बाई जी इंटू ए एक्स। तो माइनस डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू वाई इंटू ए वाई इंटू डिवाइडेड बाई जी, माइनस डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू वाई बाई जी इंटू ए जेड प्लस जी, जो कि इलर्स इक्वेशंस हमारा यहाँ पे है। तो ये हमारा बॉडी है, ये एक्स डी एक्स हो गया, ये डी जेड हो गया और ये डी वाई हो गया। तो यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो आपका लग रहा है P माइनस डेल पी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई 2 इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, है ना। वही अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है और यहाँ पे अगर लोड बात किया जाए तो P प्लस डेल पी बाई डेल जेड इंटू डेल जेड बाई 2 इंटू डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई आपका लग रहा है। एडिंग एवब इक्वेशन, ऊपर का जो इक्वेशंस है उसको ऐड करेंगे, तो माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल पी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल पी बाई डेल जेड के कैप इज इक्वल टू वाई इन बाई वाई डिवाइडेड बाई जी इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड प्लस जी इंटू के कैप। फॉलोइंग आर द वेरियस कंडीशंस व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट, अगर फ्लूइड जो है रेस्ट में है तो ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई इज इक्वल टू ए जेड इज इक्वल टू 0, देन डेल पी वाई डेल एक्स एंड डेल पी वाई इक्वल टू डेल पी वाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, डेल पी वाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी, देन पी इज इक्वल टू माइनस रो जी इंटू जेड, आपका ये हो जाएगा P इज इक्वल टू। when fluid moves in downward directions with constant acceleration minus a z, then a x is equal to a y is equal to 0, तो डेल पी वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल पी वाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, देन डेल पी वाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी माइनस ए जेड, तो P माइनस पी ए इज इक्वल टू रो बाई जी इंटू जी माइनस ए जेड इंटू एच, तो गामा इंटू एच इंटू 1 माइनस ए जेड बाई जी। When fluid moves in upward direction with constant acceleration plus az, then ax plus equal to ay is equal to 0. So del py del x is equal to del py del y is equal to 0. Then del py del z is equal to minus rho into a g plus az. तो p माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी प्लस ए जेड इंटू एच इज इक्वल टू गामा एच इंटू 1 प्लस ए जेड बाई जी विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाई जी इफेक्टिव, तो z इज इक्वल टू एच माइनस ए एक्स इंटू एक्स बाई जी इफेक्टिव। ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस हमारा होता है इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस का, है ना। तो यहाँ पे आपका एक कंटेनर दिया गया है, इसमें आपका लिक्विड मान लो कि इस तरीके से आपका है रखा गया है, तो ये जो लाइन हो गया ये कांस्टेंट प्रेशर एट फ्री सरफेस है, ठीक है। तो ये स्मॉल एच ए तक हो गया और टोटल हाइट जो है कैपिटल एच हो गया। रोटेशन इन सिलेंड्रिकल कंटेनर, डेल पी बाई डेल आर इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई आर, ये इक्वेशन ए हो गया, और डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो इंटू ए जेड प्लस जी, ये इक्वेशन बी हो गया। तो इक्वेशन ए और बी को कंबाइन करेंगे यानी ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डेल पी इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर माइनस रो इंटू ए जेड प्लस जी इंटू डी जेड, ये हमारा आ जाएगा। इन फ्री वर्टेक्स मोशंस एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड एज एक्सटर्नल टॉर्क इज 0,
सो एम बी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एम बी आर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. इन इट बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी अप्लाइड. सो वी डायरेक्टली proportion to c by r. So as radius increases, velocity decreases, pressure increases. Example, whirlpool in river, whirling mass of liquid in vast basin. A free vertex motion is that in which liquid may rotate without any external force applied on it. बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए हुए हमारा जब फ्लूइड रोटेट करने लगे तो उसको जो है हम लोग फ्री वर्टेक्स मोशन कहते हैं. इन फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो रोटेट करता है अबाउट ए वर्टिकल axis at constant speed in such a way that every particle has same angular velocity. तो उसको फोर्स्ड मतलब उसको एक्सटर्नली फोर्स प्रोवाइड किया गया है इसलिए. द सरफेस प्रोफाइल ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो इज पैराबोलॉइड. एग्जाम्पल, रोटेशनल वर्टेक्स इज फोर्स्ड वर्टेक्स मोशन, रोटेटिंग सिलेंडर एंड फ्लो इनसाइड सेंट्रीफ्यूगल पाइप. ये भी जो है हमारा फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो का एग्जाम्पल है. जो फोर्स वर्टेक्स मोशन होता है इज दैट इन विच फ्लूइड मास इज मेड टू रोटेट बाय द मीन्स ऑफ सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर. मतलब कुछ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर दिया गया है इसलिए वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है तो यहाँ पे ये आपका क्या हो रहा है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. यहाँ पे ये जो हाइट है h, ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g है. v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो p इज इक्वल टू रो जी, h इज इक्वल टू रो जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, तो p इज इक्वल टू रो w स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2. हियर फ्रॉम इक्वेशन a, as radius increases, velocity increases, pressure decreases. So flow inside centrifugal pipe, है ना, जो फ्लो होगा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल पाइप के जैसा होगा. बात किया जाए रैंकाइन्स वर्टेक्स मोशंस की, तो रैंकाइन्स वर्टेक्स मोशन जो है ये कम्बिनेशंस होता है ऑफ फ्री एंड फोर्स्ड वर्टेक्स मोशंस के, जहाँ पे नो स्लिप केस हमें जो है देखने को मिलता है. राइज एबव ओरिजिनल वाटर लेवल इक्वल टू फॉल बिलो ओरिजिनल वाटर लेवल पे. जो अमाउंट ऑफ वाटर स्पाइल्ड आउट होता है वो इक्वल होता है ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस रिमेनिंग वॉल्यूम के. रिमेनिंग वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सैडेड पैराबोलॉइड. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. So volume of paraboloid is equal to 1/2 into pi r square into omega square r square by 2 into g effective. हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैराबोलॉइड का. उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आया हो. तो सब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स. फ्लूइड काइनेमैटिक्स एक वैसा चैप्टर्स है जिसमें हम लोग फ्लूइड काइनेमैटिक्स में क्या होता है कि जो कोई भी फ्लूइड मोशंस में है विदाउट नेसेसरली कंसिडरिंग द फोर्स और मोमेंट विच काउज द मोशंस, उसके बावजूद भी फ्लूइड मोशंस में है तो उसे जो है हम लोग फ्लूइड काइनेमैटिक्स जो है कहते हैं. जनरली दीज आर टू अप्रोच आर यूज्ड. पहला लैग्रेनियन कॉन्सेप्ट होता है जो कि स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, और दूसरा होता है यूलेरियन कॉन्सेप्ट जो कि स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड थ्रू पार्टिकल सेक्शंस और कंट्रोल वॉल्यूम से होता है. इन फ्लूइड मैकेनिक्स वी जनरली फॉलो यूलेरियन कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप द ट्रैक ऑफ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल. जो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स होता है उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग यूलेरियन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं. टाइप्स ऑफ फ्लूइड, पहला स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो. एट एनी गिवन लोकेशंस फ्लो और फ्लूइड property does not change with time, then a steady
फ्लो अदरवाइज अनस्टेडी, यानी डेल वी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू जीरो, वो स्टेडी है। अगर कोई भी इक्वल नहीं होता है तो वो आपका अनस्टेडी आपका कहलाएगा। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, फ्लो इज सेड टू बी यूनिफॉर्म फ्लो in which velocity and flow both in magnitude and direction do not change along the direction of flow for given instant of time, तो उसको जो है यूनिफॉर्म कहेंगे, अदरवाइज उसको नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। तीसरा है रोटेशनल एंड इरोटेशनल, व्हेन फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर ड्यूरिंग मूवमेंट, तो उसको जो है रोटेशनल कहेंगे, है ना, अदरवाइज वो इरोटेशनल हमारा फ्लो कहलाएगा। फ्लो एबव द ड्रेन, फ्लो एबव द ड्रेन हैव अ वास्ट बेसिन इज फ्री वर्टेक्स मोशन, जो कि इरोटेशनल फ्लो होता है। रोटेशनल फ्लो फोर्स्ड वर्टेक्स, जो कि फ्लो इनसाइड बाउंड्री लेयर होता है। इरोटेशनल फ्लो फ्री वर्टेक्स, जो कि फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर होता है। इन ए स्ट्रेट ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, uniform roughness, the flow properties does not vary across the length of pipe, hence uniform flow. Laminar and turbulent flow, turbulent flow particles have the random and erratic movement intermixing in adjacent layers, which cause continuous movement transfer between different layers. A water supply pipe carries water at high speed, leading to a rapid mixing which causes highly turbulent condition, है ना। हाईली टर्बुलेंट कंडीशन को जो है क्या करता है, काउज करता है। रैपिड अगर मिक्सिंग हमारा हो रहा है और हाई स्पीड लीडिंग कर रहा है वाटर सप्लाई पाइप में, तब। इन लैमिनार फ्लो में जो पार्टिकल्स होता है वो मूव करता है इन लेयर, स्लाइडिंग स्मूथली ओवर द एडजेसेंट लेयर, माने एक लेयर पे दूसरा लेयर धीरे 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 क्या करता है, मूव करता है, मतलब स्लाइड करता है। फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स एंड आर्टरीज अकर्स एज ए विस्कस फ्लो, हेंस लैमिनार फ्लो यहाँ पे आपका होता है ब्लड का इन वेन्स एंड आर्टरीज में। 1 or 2 and 3 dimensional flow, है ना। इफ फ्लो parameters vary in one dimension with respect to a space only, then one dimension होगा, otherwise 2 or 3 dimension होगा। तो v is equal to v x t 1 dimension, v is equal to x y t तो 2 dimension, and v is equal to v x y z t तो 3 dimension हो जाएगा। कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इन कंप्रेसिबल फ्लो जो डेंसिटी होता है फ्लूइड का वो चेंज करता है विद टाइम टू टाइम, लेकिन जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। फ्लो लाइंस 3 तरीके का होता है, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रिक लाइन और path line. A streamline, these are a set of concentric circle with origin of center. A streamline neither touch or nor cross each other. Linear tangent to give give directions and of instantaneous velocity and tracing of motions of different fluid particles. dx by du is equal to dy by v इज इक्वल टू dz बाई w, जो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होता है। स्टिक लाइन के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टिक लाइन वह लाइन ट्रेस किया जाता है बाय सीरीज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। इट इज फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूअस इंट्रोडक्शन ऑफ डाई और स्मोक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फ्लो। पाथ लाइन्स, it is actual path traced by a fluid particles over a period of time. It is based on Lagrangian concept, है ना, Lagrangian concept पे ये based होता है। 2 path line
कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जो दो पाथ लाइन होता है वो एक दूसरे को क्या कर सकता है, काट छाट कर सकता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। फ्लूइड मास जो होता है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हेंस मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग अ फिक्स्ड रीजन should be equal to mass of fluid leaving that fixed regions in particular time, एक particular time में। वेरियस फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें सबसे पहला जो फॉर्म है वो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें स्टेडी फ्लो इन वन डायमेंशन रो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो रो वन A1 V1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2 हमारा होगा। स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इन वन डायमेंशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड V इज इक्वल टू U एक्स वाई जेड टी आई कैप, V हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड टी के जे कैप एंड W एक्स वाई जेड एंड टी के कैप। तो ए एक्स इज इक्वल टू यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल यू बाई डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी। ए वाई इज इक्वल टू यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी। ए जेड इज इक्वल टू यू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स प्लस वी डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल वाई डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू convective, total acceleration is equal to convective acceleration with respect to space plus local acceleration with respect to time. Types of flow and convective acceleration and temporal acceleration. तो स्टेडी एंड यूनिफॉर्म के लिए 0 0, स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म के लिए कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है लेकिन टेम्पोरल एक्सेलरेशन 0 होता है। अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो में हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन 0 होता है लेकिन टेम्पोरल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और टेम्पोरल एक्सेलरेशन दोनों ही हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता, मतलब हमारा एग्जिस्ट होता है, मतलब पाया जाता है। एक्सेलरेशन ऑन ए स्ट्रीम लाइन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये अकर होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इफ स्पेसिंग बिटवीन अ स्ट्रीम लाइन चेंजेस देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। और नॉर्मल एक्सेलरेशन ये अकर होता है ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मूविंग ऑन द कर्व्ड पाथ। तो ए एस इज इक्वल टू वी एस इंटू डेल वी एस बाई डेल एस प्लस डेल वी एस बाई डेल टी। ये हमारा यहाँ पे कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए एन इज इक्वल टू वी एस इंटू डेल वी एन बाई डेल एस प्लस डेल वी एन बाई डेल टी। लोकल मतलब यहाँ पे कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे है। नो एक्सेलरेशन सीधा जाएगा, टेंजेंशियल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तिरछा जाएगा इस तरीके से, है ना। वही अगर बात किया जाए यहाँ पे नॉर्मल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन तो कुछ कर्व पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा, और बोथ नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से आपका फ्लो करेगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक एवरेज रोटेशंस ऑफ रेट होता है ऑफ टू इनिशियल परपेंडिकुलर लाइंस का दैट इंटरसेक्ट एट ए जॉइंट, है ना, या एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे या किसी जॉइंट पे टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ओम इज इक्वल टू ओमेगा डब्ल्यू एक्स आई कैप प्लस डब्ल्यू वाई जे कैप प्लस डब्ल्यू जेड के कैप। तो डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डी वाई माइनस डेल वाई बाई डेल जेड। डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल वी बाई डेल जेड माइनस डेल यू बाई डेल वाई आपका हो जाएगा। तो ओम इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड,
U, V एंड W यहाँ पे आपका हो जाएगा। वेलोसिटी, पोटेंशियल और पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी, पोटेंशियल और पोटेंशियल फंक्शन फाई, it is the scalar function of a space and time in such a way that its negative derivative with respect to any direction gives the velocity of a flow in that direction, है ना। it must satisfy लैप्लेज इक्वेशन, है ना। लैप्लेज इक्वेशंस को ये क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फाई इज इक्वल टू एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, तो माइनस डेल फाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू यू माइनस डेल फाई वाई डेल वाई इज इक्वल टू वी एंड माइनस डेल फाई वाई डेल जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू। इफ एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, अगर एंगुलर वेलोसिटी जीरो है तो फ्लो विल बी ई रोटेशनल, फ्लो क्या होगा, ई रोटेशनल होगा। वेलोसिटी कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी। वर्टिसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलेशन वर्टिसिटी इनटू एरिया ऑफ लूप। सर्कुलेशन लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द क्लोज कर्व। वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर आइडियल एंड ई रोटेशनल फ्लो के लिए। जो हमारा इक्वी पोटेंशियल लाइन होता है वो वह लाइन होता है जो ज्वाइन करता है हमारा जो पॉइंट पे हैविंग सेम पोटेंशियल फंक्शन। फ्लो जो फ्लो का जो वेलोसिटी होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल फंक्शन के। स्ट्रीम फंक्शन साई, स्ट्रीम फंक्शन साई, जो स्ट्रीम फंक्शन होता है ये हमारा स्केलर फंक्शंस होता है हमारा ऑफ स्पेस एंड टाइम in such a way that a partial derivative with respect to any direction gives the velocity component at right angle, जो कि in anti clockwise direction होता है to this direction। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वी एंड डेल साई बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू। तो साई वन माइनस साई टू इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। इफ 2 पॉइंट लाइज, अगर 2 पॉइंट लाई करता है ऑन सेम स्ट्रीम लाइन देन साई विल बी कांस्टेंट। दूसरा, इफ स्ट्रीम फंक्शन साई सेटिस्फाइज द लैप्लास इक्वेशंस देन फ्लो इज ई रोटेशनल, है ना। फ्लो कैसा होगा, ई रोटेशनल होगा, अदरवाइज वो रोटेशनल फ्लो हो जाएगा। तो लैप्लास इक्वेशन डेल स्क्वायर साई वाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई वाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कॉचीज रेमन इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल ई रोटेशनल फ्लो यू इज इक्वल टू माइनस डेल फाई वाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई वाई डेल वाई, वी इज इक्वल टू डेल माइनस डेल फाई वाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई वाई डेल एक्स। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप हमें अपनी डाउट्स को हमारे साथ शेयर नहीं कीजिएगा हमें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका सॉल्यूशंस हो सकता है आपके प्रॉब्लम्स का। ओके, तो आज का सेशंस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप सिविल बूस्टर बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली वो क्विक रिवीजन के लिए आपका जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बाकी मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।